हम एनाटॉमी के बारे में पढ़ेंगे। एनाटॉमी के अंदर जो टॉपिक लिया है अपनों ने वो है एंडोक्राइन सिस्टम, अंतःस्रावी तंत्र। तो अंतःस्रावी तंत्र के अंदर एक तो ग्रंथियां आती है। ग्रंथियां दो प्रकार की होती है। एक तो इस प्रकार की ग्रंथियां होती है जिनमें नलिकाएं होती है, नलिकाओं के द्वारा पदार्थों को बाहर छोड़ा जाता है। और दूसरी प्रकार की ग्रंथियां होती है जिनमें नलिका नहीं होती है, उनको नलिका विहीन कहते हैं। तो नलिका विहीन ग्रंथियां होती है अपने पदार्थों को सीधा ब्लड में छोड़ती है। ब्लड में छोड़ने के कारण इनको कहते हैं अंतःस्रावी ग्रंथियां। तो जो अंतःस्रावी ग्रंथियां होती है इनका एक पूरा सिस्टम है, तंत्र। उस तंत्र के लिए शब्द आता है अंतःस्रावी तंत्र या एंडोक्राइन सिस्टम। तो हमारे शरीर में कौन कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथियां होती है उनको देखें अपने। तो इस इमेज के अंदर अपने को जो दे रखा है, एक तो मस्तिष्क वाला भाग। मस्तिष्क वाले भाग में 3 ग्रंथियां होती है, एंडोस्रावी ग्रंथियां। एक तो होती है हाइपोथैलेमस, जो मस्तिष्क के नीचे का पार्ट होता है, हाइपोथैलेमस। और एक ये मटर के दाने की जैसी ग्रंथि दिखाई दे रही है, इसको बोलेंगे पीयूष ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्लैंड्स। एक मस्तिष्क के पीछे की तरफ ही छोटा सा दाना होता है, ये ग्रंथि होती है पीनियल। हाइपोथैलेमस, पीयूष और पीनियल, ये 3 ग्रंथियां अपने मस्तिष्क के अंदर पाई जाती है। फिर अपनी ग्रंथियां लें अपने श्वास नली की तरफ। ये जो श्वास नली है इसके ऊपर एच के कार की जो ग्रंथि बना रखी है, ये ग्रंथि हो जाएगी थायराइड। थायराइड ग्रंथि हो जाएगी। थायराइड ग्रंथि के नीचे चारों कोनों के ऊपर छोटे छोटे दाने से होते हैं, उनको कहेंगे पैराथायराइड ग्लैंड। तो यहां थायराइड के नीचे होते हैं ऐसे, इन ग्रंथियों के लिए शब्द आएगा पैराथायराइड। फिर ये हार्ट के पास ये ग्रंथि बना रखी है, हार्ट के पास होती है, दोनों फेफड़ों के बीच में होती है। इस ग्रंथियों को कहते हैं थाइमस ग्रंथि, ये थाइमस ग्रंथि हो जाएगी। और फिर अपने ले नीचे की तरफ ये पत्ती के कार की ग्रंथि होती है। छोटी आंत के प्रारंभिक भाग यू आकार की जो संरचना होती है, ड्यूडेनम या ग्रहणी, वहां पे जो ग्रंथि होती है उसे कहते हैं अपने अग्नाशय ग्रंथि, पैंक्रियास। तो ये ग्रंथि हो जाएगी अग्नाशय। और इसके अलावा दोनों किडनी के ऊपर ग्रंथि होती है, इस ग्रंथि को कहेंगे एड्रिनल ग्रंथि। तो ये ग्रंथियां जो है पुरुषों में स्त्रियों में दोनों में समान है। स्त्रियों के अंदर जो अलग से ग्रंथि होती है वो अपने देखें, उस ग्रंथि को कहते हैं अंडाशय ग्रंथि। ये जो दिखा रखा है इमेज अपने इस प्रकार से, ये अंडाशय ग्रंथि केवल स्त्रियों में पाई जाती है। पुरुषों के अंदर जो ग्रंथि अलग से होती है वो है वृषण ग्रंथि, टेस्टिस ग्लैंड्स। तो ये ग्लैंड्स अपने इसको देखें तो मस्तिष्क वाली जो 3 ग्रंथियां हैं, हाइपोथैलेमस, पीयूष ग्रंथि और पीनियल ग्रंथि, ये दोनों में समान होगी। फिर श्वास नली के दोनों तरफ है थायराइड और पैराथायराइड ग्रंथि। उसके बाद में हार्ट के पास में है थाइमस ग्रंथि। फिर छोटी आंत के प्रारंभिक भाग यू के कार की जो संरचना है ड्यूडेनम, उसके पास है अग्नाशय ग्रंथि। दोनों किडनी के ऊपर जो है वो है एडिनल ग्रंथि, इस प्रकार से। और ये जो स्त्रियों के अंदर ग्रंथि है अंडाशय ग्रंथि, और पुरुषों के अंदर है वृषण ग्रंथि। इस तरह से जो अंतःस्रावी ग्रंथियां होती है, इन ग्रंथियों से जो भी पदार्थ निकलता है उस पदार्थ को कहा जाता है हार्मोन। और बहिस्रावी जो ग्रंथियां होती है उनसे अलग अलग पदार्थ निकलते हैं। बहिस्रावी ग्रंथियों में अपने एग्जाम्पल देखें, जैसे त्वचा के अंदर अपनी ग्रंथि है, पसीने की ग्रंथि है, स्वेट ग्लैंड्स पसीने वाली ग्रंथि है, तेलीय ग्रंथियां हैं, इस प्रकार की ग्रंथियां हैं, लीवर है, इनको अपने कहते हैं बहिस्रावी या नलिका युक्त ग्रंथियां। तो बहिस्रावी ग्रंथियों के एग्जाम्पल ध्यान रखने हैं, ये एग्जाम में पूछते हैं अधिकतर। इसमें कौन कौन सी ग्रंथियां आ जाएगी? एक तो स्वेट ग्लैंड्स यानी पसीने की ग्रंथियां, लार ग्रंथियां, लार जो होती है वो नलिका के द्वारा बाहर निकलती है, इसलिए उनको कहते हैं बहिस्रावी ग्रंथि। और तेलीय ग्रंथियां और अश्रु ग्रंथियां, आंखों के अंदर
जो अपने आंसू निकलता है तो वो एक नलिका के द्वारा निकलता है, छोटी सी नलिकाएं होती है। आंखों में जो ग्रंथियां होती है लेक्राइमल, उन लेक्राइमल ग्लैंड्स या अश्रु ग्रंथियां भी किस प्रकार से है, बहिस्रावी होती है। उसके बाद नेक्स्ट देखें अपने इस चित्र के अंदर आपको जो दिखाया गया है ये मटर के दाने की तरह, ये जो ग्रंथि है एक प्रकार से, ये देखो पी शेप, मटर के दाने की तरह ग्रंथि है। ये मटर के दाने की जैसी जो ग्रंथि है ये कहलाती है पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्लैंड्स। ये ग्रंथि एक व्रंत के द्वारा हाइपोथैलेमस के साथ जुड़ी रहती है। इस पीयूष ग्रंथि के भी देखें अपने पार्ट लें, आगे का भाग होगा एक तो ये रहा, इस भाग को कहेंगे एडिनो हाइपोफाइसिस। पीछे वाला जो भाग है ये न्यूरॉन के द्वारा जुड़ा होता है ब्रेन के साथ, तो इसको कहते हैं न्यूरो हाइपोफाइसिस। तो पीयूष ग्रंथि जो है, इस ग्रंथि के अंदर इसकी जो लोकेशन है ग्रंथि की, वो लोकेशन एक प्रकार से अग्र मस्तिष्क के पास ही होती है। एक खांच होती है सेला टर्सिका, उस सेला टर्सिका खांच में स्थित होती है। वजन इसका आधे ग्राम के करीब होता है, 0.5 ग्राम। और पीयूष ग्रंथि क्या करती है, बाकी जो ग्रंथियां होती है उन ग्रंथियों को हार्मोन के निर्माण के लिए प्रेरित करती है। तो एक ग्रंथि अन्य ग्रंथियों को जो प्रेरित करेगी, इसलिए इसको कहा जाता है मास्टर ग्रंथि। एग्जाम्पल लें अपने कि कैसे कंट्रोल करती है, कैसे प्रेरित करती है। तो इसका एक एग्जाम्पल अपनों ने ले रखा है TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। TSH जो होता है ये थायराइड ग्रंथि को प्रेरित करेगा। और क्या प्रेरित करेगा, थायरोक्सिन हार्मोन के निर्माण के लिए। तो थायरोक्सिन हार्मोन का निर्माण थायराइड ग्रंथि अपने आप नहीं करती, इसके लिए उसको प्रेरणा चाहिए, और ये प्रेरणा मिलती है पीयूष ग्रंथि से। तो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन TSH ये क्या करता है, थायराइड ग्रंथि को थायरोक्सिन हार्मोन के निर्माण के लिए प्रेरित करता है, इसलिए इसको कहा जाता है मास्टर ग्रंथि। तो बिल्कुल सिंपल सा कंसेप्ट है कि जितने भी प्रेरक हार्मोन होते हैं वो सारे के सारे पीयूष ग्रंथि से निकलते हैं और बाकी ग्रंथियों को ये कंट्रोल करती है, इसलिए इसको मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट देखें अपने, एक हार्मोन लिया है प्रोलैक्टिन, PRL। तो प्रोलैक्टिन हार्मोन है वो पीयूष ग्रंथि से निकलता है, और मदर जब प्रेग्नेंट होती है उस समय जो उसके अंदर स्तन ग्रंथियां होती है, मेमरी ग्लैंड्स, उनको डेवलप करना और उसमें दूध का संश्लेषण करना, मिल्क सिंथेसिस का काम किया जाता है, दुग्ध के संश्लेषण का काम वो कौन सा हार्मोन करेगा, प्रोलैक्टिन करता है। प्रोलैक्टिन, ये प्रोलैक्टिन भी पीयूष ग्रंथि से निकल रहा है। इसके बाद देखें अपने FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो होता है, ये हार्मोन अंडाशय ग्रंथि के अंदर अंडाणुओं के निर्माण की जो प्रक्रिया होती है उस प्रक्रिया के लिए जरूरी होता है। और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन दूसरा दोनों में काम करेगा, मेल में भी अलग फंक्शन है इसका, फीमेल में भी अलग फंक्शन होता है। स्त्रियों में तो ये क्या करता है, अंडाशय ग्रंथि जो है उसमें अंडाणु कोशिकाओं के निर्माण के लिए प्रेरित करता है। और पुरुषों के अंदर क्या होता है, जो वृषण ग्रंथि होती है पुरुषों में, टेस्टिस, उसमें एक कोशिकाएं होती है सर्टोली कोशिकाएं, सर्टोली कोशिकाएं। उन सर्टोली कोशिकाओं को शुक्राणु कोशिकाओं को पोषण प्रदान करने के लिए प्रेरित करती है। तो दो फंक्शन है FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का। स्त्रियों के अंदर तो ये अंडाणु कोशिकाओं के निर्माण के लिए प्रेरित करता है, जो एक मेंस्ट्रुअल साइकिल चलता है उसके लिए इंपॉर्टेंट है ये। और पुरुषों के अंदर ये सर्टोली कोशिकाओं को, शुक्राणु कोशिकाओं को पोषण प्रदान करने के लिए सहायता करती है। लोकेशन जो है इसकी पीयूष ग्रंथि की, एक खांच होती है सेला टर्सिका खांच, और सेला टर्सिका खांच के अंदर स्थित होती है। इस सेला टर्सिका जो खांच होती है, एक हड्डी होती है स्फिनोइड, उस स्फिनोइड बोन
कि सेलाटर्सी का खांस में होती है और मटर के आकार की बिल्कुल आकृति होती है। तो अपनों ने जो अभी हार्मोन लिया है, एक तो प्रोलैक्टिन दुग्ध के संश्लेषण के लिए, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन LH, ये मासिक स्राव जो होता है 28 दिन का, उसके अंदर लगभग 14वें दिन अंडाणु कोशिका को बाहर निकलने के लिए प्रेरित कर रहा है LH। और FSH, ये अंडाणु कोशिकाओं के परिवर्धन के लिए है। और पुरुषों में LH जो है वो लेडिंग कोशिकाएं होती है। उन लेडिंग कोशिकाओं के अंदर, लेडिंग जो कोशिकाएं हैं उनके अंदर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के निर्माण के लिए प्रेरित करता है। और FSH है वो सर्टोली कोशिकाओं को, शुक्राणु कोशिकाओं को पोषण प्रदान करने के लिए सहायता करता है। इसके बाद अगला हार्मोन अपने ले रहे हैं ACTH। ACTH एड्रीनो कोर्टिकोट्रोफिक हार्मोन, एड्रीनो कोर्टिकोट्रोफिक हार्मोन। तो ये एड्रीनो कोर्टिकोट्रोफिक हार्मोन जो होता है, ये जो दोनों किडनी होती है अपनी, उन किडनी के ऊपर ग्रंथि होती है एक प्रकार से एडिनल ग्रंथि, उस एडिनल ग्रंथि को एड्रीनलिन हार्मोन के निर्माण के लिए प्रेरित करता है। दूसरा, अनेक प्रकार के स्टीरॉइड प्रकृति के हार्मोन भी निकलती है पीयूष ग्रंथि से, सॉरी से एडिनल ग्रंथि से। उन स्टीरॉइड प्रकृति के हार्मोनों को प्रेरित करने के लिए ACTH सहायता करता है एक प्रकार से। तो कहने का मतलब ये है कि ACTH जो हार्मोन है, दोनों किडनी के ऊपर जो एडिनल ग्रंथि होती है, उस ग्रंथि से विशेष प्रकार के स्टीरॉइड प्रकृति के हार्मोनों के निर्माण के लिए प्रेरित करती है। नेक्स्ट हार्मोन देखें अपने MSH। MSH जो है वो पीयूष ग्रंथि का जो मध्य का भाग होता है, 3 पार्ट होंगे। पीयूष ग्रंथि के आगे का भाग है उसको पार्स डिस्टेलिस कहते हैं, मध्य का भाग है पार्स इंटरमीडिएट, और पीछे का भाग पार्स न्यूरोसा। तो इसमें इंटरमीडिएट वाला भाग है, बीच का भाग होता है। हालांकि ये भाग पीयूष ग्रंथि के आगे के भाग से जुड़ा रहता है। इंटरमीडिएट भाग से हार्मोन्स जो निकलता है वो स्किन के लिए निकलता है। स्किन के अंदर जो विशेष पिगमेंटेशन होता है मिलेनिन पिगमेंट का, उसका निर्माण कराता है। तो मिलेटोनिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, तो मिलेटोनिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन त्वचा में विशेष प्रकार के रंगों के लिए जिम्मेदार है। इस हार्मोन की मात्रा यदि ज्यादा निकलती है तो स्किन का कलर बिल्कुल डार्क हो जाएगा, और यदि हार्मोन की मात्रा बिल्कुल ही कम निकली तो स्किन का कलर बिल्कुल एकदम लाइट रह जाएगा। इस प्रकार से यह हार्मोन त्वचा के रंग के लिए विशेष रूप से उत्तरदायी होता है। इसके बाद देखें अपने, अब पीयूष ग्रंथि का जो पीछे का भाग है, पीयूष ग्रंथि के पीछे के भाग के अंदर क्या होता है कि हाइपोथैलेमस है, वो 2 हार्मोन छोड़ता है। हाइपोथैलेमस जो है वो अग्र मस्तिष्क का भाग होता है जिसके साथ पीयूष ग्रंथि जुड़ी होती है। इसमें 2 हार्मोन छोड़े जाते हैं, एक तो होता है ऑक्सीटोसिन और एक हार्मोन होता है वैसोप्रेसिन। ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन। ऑक्सीटोसिन जो हार्मोन है, इस हार्मोन का फंक्शन महिलाओं के अंदर होता है कि जो संतान का जन्म होता है, तो संतान के जन्म के दौरान गर्भाशय में जो प्रसव पीड़ा उत्पन्न की जाती है, उस प्रसव पीड़ा के निर्माण के लिए, उसके प्रेरित करने के लिए हार्मोन चाहिए ऑक्सीटोसिन, इसलिए इसको बर्थ हार्मोन भी कहा जाता है। और ऑक्सीटोसिन हार्मोन संतान के जन्म के बाद माता की जो स्तन ग्रंथियां हैं, उन स्तन ग्रंथियों से मिल्क का जो बाहर निकलना है, मिल्क इजेक्शन, इसलिए इसको मिल्क इजेक्शन हार्मोन भी कहा जाता है। तो 2 फंक्शन ध्यान रखने अपने को। ऑक्सीटोसिन एक तो संतान के जन्म में सहायता करता है, और दूसरा यह हार्मोन मिल्क को मेमरी ग्लैंड से बाहर निकालने का काम भी करता है। अब इस हार्मोन के जो इंजेक्शन है वो पशुओं में लगाने लगे दूध निकालने के लिए। इसके अलावा ये हार्मोन कोशिका विभाजन को प्रेरित करता है।
तो फलों में, सब्जियों में इसके इंजेक्शन लगाने लगे। अब इसके साइड इफेक्ट ये होते हैं कि ये हार्मोन इन फलों में, सब्जियों में इंजेक्शन लगाने से, पशुओं में लगाने से कोशिका विभाजन को अनियंत्रित कर देता है, जिससे कैंसर जैसी भयंकर बीमारियां हो रही है। इसलिए ऑक्सीटोसिन हार्मोन के ऊपर बैन लगा रखा है, इसको प्रतिबंधित कर रखा है एक प्रकार से। इससे ये जो जातियां हैं, चील है, गिद्ध है, अब इसको समझेंगे ध्यान से। खाद्य जो श्रृंखला होती है, उस खाद्य श्रृंखला में जैसे उत्पादक है, उपभोक्ता होते हैं, उपभोक्ताओं की एक चेन है, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, इस प्रकार से उच्च उपभोक्ता। उच्च उपभोक्ता के अंदर ये प्रजाति आती है, चील है, गिद्ध है। इन प्रजातियों के किडनी है वो नष्ट हो जाती है इन हार्मोन से और उनकी मृत्यु हो रही है, तो वर्तमान में विलुप्ति के कगार पे जा चुके हैं। तो चील और गिद्ध प्रजातियां वर्तमान में विलुप्ति के कगार पे होने के कारण इस हार्मोन को प्रतिबंधित कर रखा है। तो ये हार्मोन लिया अपने ऑक्सीटोसिन। इसके अलावा एक हार्मोन आता है वैसोप्रेसिन। तो वैसोप्रेसिन जो हार्मोन होता है, या इसके लिए वर्ड आता है एडीएच, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। एंटी डायूरेटिक जो हार्मोन है, ये हार्मोन किडनी के अंदर, जैसे अपनी जो दोनों किडनी है, इन किडनी के अंदर सूक्ष्म नलिकाएं होती है इस प्रकार से। इन सूक्ष्म नलिकाओं को कहा जाता है नेफ्रॉन्स। तो नेफ्रॉन में जल के अवशोषण में सहायता करता है एक प्रकार से, और जल का अवशोषण करके शरीर में जल की मात्रा को बनाए रखता है। और इस हार्मोन की यदि कमी हुई तो मूत्र में जल की मात्रा बढ़ जाती है, और उस प्रॉब्लम को कहते हैं डायबिटीज इंसिपिडस। तो ये मूत्र के अंदर जल की मात्रा को बढ़ा देगा यदि हार्मोन की कमी हुई थी इस प्रकार से। तो इसको अपनों ने नाम दिया एडीएच या वैसोप्रेसिन, एंटी डायूरेटिक हार्मोन्स। किडनी के नेफ्रॉन में जल के अवशोषण की दर को बढ़ाता है। इसकी कमी से मूत्र में जल की मात्रा बढ़ जाती है, और उस प्रॉब्लम को कहते हैं डायबिटीज इंसिपिडस। इसके बाद में दूसरी ग्रंथि जो अपने बात कर रहे हैं, पीनियल ग्रंथि, ये भी मस्तिष्क वाले भाग में पीछे की तरफ होती है। ये ग्रंथि प्रकाश के प्रति बहुत ही संवेदनशील होती है। तो दिन और रात के अनुसार जो भी चक्कर चलता है, जैविक चक्कर चलता है, उस के लिए विशेष रूप से जिम्मेदार ग्रंथि होती है पीनियल ग्रंथि। प्रकाश के प्रति संवेदनशील होती है एक प्रकार से। जैसे सूर्य उदय हुआ तो इस ग्रंथि की क्रियाशीलता बढ़ जाएगी, और जैसे सूर्य अस्त होता है इस ग्रंथि की क्रियाशीलता कम हो जाती है, जिससे रात को हमें सुस्ती होती है और सो जाते हैं हम 6 घंटे 7 घंटे लगातार। तो जो दिन और रात का एक जो जैविक चक्कर है, उस जैविक चक्कर को बना के जो रखती है ग्रंथि, उसको कहते हैं पीनियल ग्रंथि। प्रकाश के प्रति संवेदनशील है। दूसरा, ये ग्रंथि एक हार्मोन बनाती है मिलेटोनिन। तो मिलेटोनिन जो हार्मोन है, ये त्वचा में विशेष प्रकार के वर्णक, मिलेनिन वर्णक का निर्माण करती है, जिससे त्वचा का रंग अपना विशेष प्रकार से बना रहता है। इसके बाद में ये जो ग्रंथि नेक्स्ट दिखा रखी है एच के आकार की, ये ग्रंथि होती है थायराइड। तो थायराइड ग्रंथि है श्वास नली के दोनों तरफ होती है एच की आकृति के अंदर। इस ग्रंथि से जो हार्मोन निकलेगा, उस हार्मोन के लिए जरूरत पड़ती है आयोडीन की, और ये आयोडीन है, और ये हार्मोन के लिए जिम्मेदार है, उसको कहेंगे अपने थायरोक्सिन। थायरोक्सिन हार्मोन बनाता है एक प्रकार से। और यदि आयोडीन की कमी हो जाए, आयोडीन कम ले अपने, तो ये ग्रंथि आकार में फूल जाती है, इसका साइज बहुत ही बड़ा हो जाएगा इस प्रकार से। इस प्रकार से फूल के आकार में बड़ी हो जाएगी। इस प्रकार की जो स्थिति होती है उसे कहते हैं ग्वाइटर या घेंगा रोग।
या गलगंड, गलगंड डिजीज। ये रोग अधिकतर पहाड़ी क्षेत्रों में देखने को मिलता है। और इसका इलाज कैसे करेंगे गलगंड का? इसके लिए एक समस्थानिक प्रयोग में लेते हैं आयोडीन 131 समस्थानिक। तो आयोडीन 131 समस्थानिक से इस समस्या को दूर किया जाता है। तो यहां से क्वेश्चन बनता है अधिकतर कि आयोडीन की कमी से रोग कौन सा होगा? तो वो होगा गलगंड या घेंगा रोग। और इसका उपचार किसके द्वारा किया जाएगा? आयोडीन 131 समस्थानिक के द्वारा। अब ये जो थायराइड ग्रंथि है, एक तो सबसे बड़ी ग्रंथि है, हार्मोन का निर्माण करने वाली जितनी ग्रंथियां हैं उनमें सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है एक प्रकार से। और इससे दो प्रकार के हार्मोन बनेंगे, एक तो T3 और एक बनेगा T4। T3 और इसके अलावा T4, टेट्राआयोडोथायरोनिन्स। तो टेट्राआयोडोथायरोनिन जो होता है T4, इसको अपने थायरोक्सिन हार्मोन भी कहा जाता है। T4 को थायरोक्सिन हार्मोन भी कहते हैं। और एक भी ये चर्चा अपन ने की थी कि गलगंड का उपचार किसके द्वारा करेंगे? आयोडीन 131 समस्थानिक के द्वारा। और थायरोक्सिन हार्मोन का जो फंक्शन होता है अपने बॉडी के अंदर, वो अपनी उपापचय क्रियाओं को कंट्रोल करता है। ये अपना जो मेटाबॉलिज्म है, शरीर में जितनी भी क्रियाएं होती है उन क्रियाओं को कंट्रोल करने का काम इसके द्वारा किया जाएगा। और ये जो क्रियाएं होती है जिनको अपने मेटाबॉलिज्म कहते हैं, मेटाबॉलिज्म या उपापचय, तो ये क्रियाएं दो प्रकार की है। एक तो होती है एनाबोलिक, उपचय, और दूसरी प्रकार की होती है कैटाबोलिक। कैटाबोलिक जो क्रियाएं होती है जिसको कहते हैं अपचय। तो अपने शरीर में जितनी भी होने वाली सारी क्रियाएं हैं उनको कहेंगे उपापचय। और उपापचय क्रियाएं दो प्रकार की है, एक तो उपचय और अपचय। उपचय या एनाबोलिक जो क्रिया होती है, इसके अंदर छोटे छोटे जो अणु है उनसे मिलकर बड़े अणु बनते हैं, तो एक प्रकार से निर्माणात्मक क्रिया होती है। और अपचय जो है, इसमें बड़े जो अणु है वो छोटे अणुओं में टूटते हैं, एक प्रकार से विनाशात्मक क्रिया होती है। इन दोनों क्रियाओं को बनाने का काम करती है। अब इसमें यदि थायराइड ग्रंथि में हार्मोन का असंतुलन हो जाए तो ये जो एनाबोलिक क्रियाएं बढ़ जाए, तो एनाबोलिक क्रियाओं के बढ़ जाने से मोटापे की समस्या उत्पन्न हो जाती है। ये देखो इस चित्र में दिखा रखा है, ये जो थायराइड ग्रंथि है इस प्रकार से एच के आकार की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। इसके नीचे ये चारों कोनों पे जो दिखाया हुआ है ये दाने से, ये कहलाती है पैराथायराइड ग्रंथि। पैराथायराइड ग्रंथि चार होते हैं, दाने से होते हैं। तो पैराथायराइड जो ग्रंथियां हैं, इनसे जो हार्मोन बनेगा वो बनेगा पैराथ हार्मोन। पैराथ हार्मोन, ये पैराथ हार्मोन हार्मोन क्या करेगा, शरीर के अंदर यदि कैल्शियम की कमी है उस कैल्शियम की कमी को बढ़ाता है। कैल्शियम की कमी की पूर्ति करके कैसे पूर्ति करेगा कि अपने जो खाना खाते हैं उस खाने के अंदर जो कैल्शियम है उसका आंतों में अवशोषण बढ़ा देगा। इसी प्रकार से नेफ्रॉन के अंदर, किडनी के अंदर, मूत्र नलिका में कैल्शियम का अवशोषण ज्यादा करेगा, इसलिए कैल्शियम के स्तर को बढ़ाने का काम करता है। एक प्रकार से कैल्शियम की कमी नहीं आने देता, इसलिए इसके लिए प्रयोग में लिया जाता है शब्द हाइपर कैल्सीमिया, हाइपर कैल्सीमिक हार्मोन।
तो विशेष रूप से कैल्शियम को कंट्रोल करता है एक प्रकार से। और एक हार्मोन दूसरा होता है कैल्सिटोनिन। कैल्सिटोनिन क्या करेगा कि शरीर के अंदर कैल्शियम की मात्रा यदि ज्यादा है तो उसको कम करने का काम करता है। तो एक दूसरे की विपरीत काम है पैराथार्मोन और कैल्सिटोनिन का। पैराथार्मोन तो कैल्शियम को बढ़ाएगा और कैल्सिटोनिन कैल्शियम के लेवल को कम करेगा। तो दोनों का अल्टीमेट एक काम है कि कैल्शियम का संतुलन बना के रखते हैं। घटे हुए कैल्शियम के स्तर को बढ़ाता है पैराथार्मोन, और थायरोकैल्सिटोनिन जो है कैल्शियम के लेवल को कम करता है। कहने का मतलब ये पैराथायरॉइड ग्रंथि है, इसका अल्टीमेट जो रिलेशन है वो कैल्शियम के साथ है। शरीर में कैल्शियम की कमी होगी तो पैराथार्मोन कैल्शियम के लेवल को बढ़ा देगा, और कैल्शियम की मात्रा बहुत ज्यादा हो जाए तो उसको कम करने का काम कैल्सिटोनिन करेगा। तो ये दोनों मिलकर कैल्शियम का बैलेंस करते हैं एक प्रकार से। अब ये एक ग्रंथि जो दिखा रखी है ये हार्ट की संरचना एक प्रकार से, ये हार्ट है, यहाँ पे हार्ट के ऊपर एक ग्रंथि है ऐसे बाइलोब्ड होती है एक प्रकार से। ये जो बाइलोब्ड इसको अलग से भी दिखा रखा है, दो पिंड से होते हैं एक प्रकार से, और फेफड़ों के बीच में है ये। तो ये ग्रंथि कहलाती है थाइमस ग्रंथि। तो थाइमस ग्रंथि का जो रोल है वो बच्चों में होता है। बच्चों के अंदर ये विशेष प्रकार की कोशिका बनाती है लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट कोशिकाओं का निर्माण कर बच्चों के अंदर जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है उस क्षमता को बनाए रखती है। और बाद में ये जो थाइमस ग्रंथि है इस ग्रंथि का साइज धीरे धीरे कम होता जाएगा, और वयस्क अवस्था के बाद ये ग्रंथि धीरे धीरे खत्म हो जाती है। इसीलिए बुढ़ापे की जो अवस्था होती है उस बुढ़ापे के अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रणाली कम होती है। वो कौन सी ग्रंथि के नहीं होने के कारण होगा? थाइमस ग्रंथि के कारण होगा। तो ये इसकी लोकेशन बताई है, दोनों फेफड़ों के मध्य में हृदय के पास में स्थित है, और बच्चों में लिम्फोसाइट का निर्माण कर रही है। और वयस्क अवस्था में इस ग्रंथि का आकार छोटा होता जाएगा और बाद में ये नष्ट हो जाएगी। इसीलिए बुढ़ापे में रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती है। तो विशेष रूप से छोटे बच्चों में जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसको बनाने का काम करती है थाइमस ग्रंथि। इसके बाद अपने नेक्स्ट देखें, ये जो ग्रंथि दिखाई दे रही है पीले से रंग की, ये यू के आकार का भाग है, छोटी आंत का। इसके बीच में ऐसे पत्ती के आकार की ग्रंथि होती है। इस ग्रंथि को बोलते हैं अपने अग्नाशय ग्रंथि या पैंक्रियाज। पैंक्रियाज ग्लैंड्स। तो अग्नाशय ग्रंथि क्या है कि एक तो दोनों ही प्रकार की होती है। इसमें कुछ ऐसी कोशिकाएं होती है जो नलिका के द्वारा पदार्थों को बाहर छोड़ती है, नलिका के द्वारा पदार्थों को बाहर छोड़ेगी। और कुछ कोशिकाएं इसकी ऐसी है कि वो अपने पदार्थों को सीधा ब्लड में छोड़ती है। तो इस दोनों ही प्रकार की नेचर होने के कारण इसको अंतःस्रावी भी कहते हैं और बहिःस्रावी भी कहते हैं। तो अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों प्रकार की होती है। एक प्रकार से दोनों प्रकार की नेचर होने के कारण इसको कहा जाता है मिश्रित ग्रंथि। एक प्रकार से मिश्रित ग्रंथि होती है ये। अब इसमें इसका जो बहिःस्रावी वाला भाग है, बहिःस्रावी वाला जो पार्ट होता है बहिःस्रावी वाला पार्ट, ये वाला पार्ट क्या करता है? एंजाइम छोड़ता है बाहर, एंजाइमों को बाहर छोड़ेगा। और ये जो एंजाइम है ये पचाने का काम करते हैं। जैसे प्रोटीन का एंजाइम होगा, कार्बोहाइड्रेट का एंजाइम होगा, वसा का एंजाइम होगा,
इस प्रकार से एंजाइमों को बाहर छोड़ता है। दूसरा, इसके अंदर अग्नाशय ग्रंथि के अंदर ये जो पत्ती के कार की ग्रंथि है ऐसे, इसमें कुछ कोशिकाएं ऐसी बिखरी हुई रहती है। तो ये बिखरी हुई जो कोशिकाएं होती है इनको कहा जाता है लैंगरहैंस द्वीप कोशिकाएं। एक साइंटिस्ट के नाम पे इनका नाम रखा गया लैंगरहैंस। तो लैंगरहैंस द्वीप कोशिकाएं 3 प्रकार की होगी, अल्फा, बीटा और गामा, या डेल्टा कह सकते हैं। अल्फा, बीटा और गामा। अब इसमें क्या होगा कि जो अल्फा कोशिकाएं होती है तो 3 प्रकार की नेचर लेते हैं अपने लैंगरहैंस द्वीप कोशिकाएं। अल्फा, बीटा और तीसरा गामा, या डेल्टा भी लिख सकते हैं इसको। अल्फा जो कोशिका होती है उससे हार्मोन जो निकलेगा ग्लूकागोन। बीटा कोशिका से हार्मोन निकलता है इंसुलिन। और गामा या डेल्टा कोशिका से निकलेगा सोमेटोस्टेटिन। सोमेटोस्टेटिन्स, इनको वापस देखें, बीटा से इंसुलिन, अल्फा से ग्लूकागोन, गामा या डेल्टा कोशिका से सोमेटोस्टेटिन्स। अब इनके फंक्शन क्या है उनको देखें अपने। इंसुलिन जो हार्मोन है इंसुलिन जो हार्मोन है, इस हार्मोन का जो फंक्शन होता है ये ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलता है। अपने जो भी खाना खाते हैं खाने का पाचन होता है, पचित जो भोजन है लास्ट में ग्लूकोज में बदल जाता है। उस ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलने का काम करेगा इंसुलिन हार्मोन्स। और इस प्रक्रिया के अंदर जो वर्ड यूज करते हैं जेनेसिस, जेनेसिस का मतलब होता है बनना, और किसका बनना, ग्लाइकोजन का बनना, इसलिए इस प्रोसेस को कहते हैं ग्लाइकोजेनेसिस। ग्लाइकोजेनेसिस। और यदि इंसुलिन की कमी हो जाए, इंसुलिन की कमी हो जाएगी तो ग्लूकोज है, इस ग्लूकोज का लेवल ब्लड में बढ़ जाएगा। ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाना इंसुलिन की कमी से, उस प्रॉब्लम को कहेंगे अपने डायबिटीज, मेलाइटस, या साधारण भाषा में कह देते हैं शुगर या मधुमेह। तो शुगर या मधुमेह की जो प्रॉब्लम होती है वो किसकी कमी से होती है, इंसुलिन की कमी से होती है। और ग्लाइकोजन जब अपने अंदर बॉडी में स्टोर हो जाएगा, अपने लीवर के अंदर स्टोर हो जाएगा, उस ग्लाइकोजन को वापस तोड़ना पड़ता है। उसको वापस तोड़ने के लिए अल्फा कोशिका का ग्लूकागोन हार्मोन काम करता है। तो जो ग्लूकागोन है ये क्या करेगा, जो ग्लाइकोजन है इस ग्लाइकोजन को वापस तोड़ेगा ग्लूकोज के अंदर। साइंस के अंदर तोड़ने के लिए जो प्रक्रिया होती है उसके लिए साइंटिफिक वर्ड यूज करते हैं लाइसिस। तो ग्लाइकोजन टूट रहा है ग्लूकोज के अंदर, इस प्रोसेस को कहते हैं ग्लाइकोजिनोलाइसिस। ग्लाइकोजिनोलाइसिस। तो ये ग्लाइकोजिनोलाइसिस की जो प्रक्रिया है, तो ग्लूकोज के बनने की प्रक्रिया है, इसकी विपरीत काम कर रही है।
ग्लाइकोजेनेसिस में तो ग्लूकोज बन रहा था और ग्लाइकोजिनोलाइसिस में ग्लूकोज टूट रहा है, तो एक दूसरे के विपरीत काम करते हैं। तो विपरीत काम करेंगे तो ग्लूकागोन हार्मोन और इंसुलिन हार्मोन का काम एक दूसरे के विपरीत है, तो उनको कंट्रोल कौन करेगा? तो उनमें संतुलन बनाने का जो काम करेगा। संतुलन कैसे बने? इंसुलिन का हार्मोन का लेवल नहीं बढ़े या ग्लूकोज का लेवल ग्लूकागोन का नहीं बढ़े, तो ये जो दोनों विपरीत हार्मोन एक दूसरे के काम कर रहे हैं, इन दोनों के अंदर संतुलन बनाने का काम सोमेटोस्टेटिन करता है। सोमेटोस्टेटिन। और ये सोमेटोस्टेटिन निकलता है गामा कोशिकाओं से या डेल्टा कोशिकाओं से निकलता है। अब इसके बाद में ये जो अपनों ने बात की थी अग्नाशय ग्रंथि की, इसको रिकॉल करें तो अग्नाशय ग्रंथि से 3 प्रकार की कोशिकाएं हैं, अल्फा, बीटा और गामा। बीटा से हार्मोन निकला इंसुलिन, जिसने ग्लूकोज को बदला ग्लाइकोजन के अंदर, और अल्फा कोशिका से हार्मोन निकला ग्लूकागोन, जिसने ग्लाइकोजन को तोड़ा वापिस से ग्लूकोज के अंदर, और इन दोनों में संतुलन बनाने का काम करेगा, वो करेगा सोमेटोस्टेटिन। इसके बाद एक ग्रंथि जो होती है अपनी दोनों किडनी के ऊपर होती है। इस प्रकार की जो संरचना है किडनी की अपनी, किडनी के ऊपर होती है ऐसी पीले से रंग की। इन ग्रंथियों को कहा जाता है एड्रिनल ग्रंथि या अधिवृक्क ग्रंथि, एडिनल ग्रंथि। इस ग्रंथि का अपने अनुप्रस्थ काट लें, ट्रांसवर्स सेक्शन अपने देखें इस प्रकार से, इस प्रकार से इसका ट्रांसफर सेक्शन देखें। एक तो इसके बाहर का भाग होता है, जैसे ये पार्ट लिया, ये जो पार्ट है, इस भाग को कहेंगे कोर्टेक्स, और एडिनल ग्रंथि के जो बीच का भाग है ये होगा मेडुला। कोर्टेक्स और मेडुला। कोर्टेक्स वाला जो भाग है, इस भाग से जो हार्मोन्स निकलेंगे, उन हार्मोन्स की नेचर होती है स्टीरॉइड, स्टीरॉइड प्रकृति के हार्मोन होंगे। और मेडुला वाला भाग है, इससे अलग प्रकार के हार्मोन निकलेंगे। तो इन हार्मोनों की नेचर अपने देखें, जैसे कोर्टेक्स वाले हार्मोन है, कोर्टेक्स से 3 कैटेगरी के हार्मोन निकलेंगे। मिनरेलोकोर्टिकोइड्स, मिनरेलोकोर्टिकोइड्स में मिनरल्स यानी खनिज लवण, शरीर में इलेक्ट्रोलाइट्स का जो बैलेंस बनाया जाता है वो बनाएंगे मिनरेलोकोर्टिकोइड्स। एक होता है ग्लूकोकोर्टिकोइड्स, ग्लूकोकोर्टिकोइड्स। तो ये ग्लूकोकोर्टिकोइड्स क्या करते हैं कि ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाएंगे, एनर्जी क्रिएट कर देंगे एक प्रकार से। और ये हार्मोन्स है इनके देखें तो इसमें सिंथेटिक रूप में इसके इंजेक्शन भी आते हैं, दवाइयां भी आती है, जिसे कई प्लेयरों को डोपिंग केस के अंदर पकड़ा जाता है, तो वो स्टीरॉयड प्रकृति के हार्मोन लेते हुए पकड़े जाते हैं। तो वो इसी नेचर के होते हैं ग्लूकोकोर्टिकोइड्स, ये नेचुरल है अपना बॉडी के अंदर। तो ग्लूकोकोर्टिकोइड्स जो हार्मोन है वो ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाएगा, किडनी के फंक्शन है, हार्ट के फंक्शन को स्ट्रॉन्ग करता है एक प्रकार से। और तीसरी कैटेगरी के हार्मोन है गोनेडोकोर्टिकोइड्स, गोनेडोकोर्टिकोइड्स। तो गोनेडोकोर्टिकोइड्स हार्मोन का संबंध लैंगिक हार्मोनों से होता है। जैसे पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन है, स्त्रियों में एस्ट्रोजन है, प्रोजेस्टेरोन है। उन हार्मोनों के लेवल को बढ़ाने का काम कौन सा हार्मोन करेगा? गोनेडोकोर्टिकोइड्स करेंगे। इसको अपने देखें एक प्रकार से, अब ये नेक्स्ट ग्रंथि ले रहे हैं अपने वृषण ग्रंथि।
वृषण ग्रंथि या टेस्टिस ग्लैंड। इस प्रकार से ये है, शरीर के बाहर होते हैं। तो वृषण ग्रंथि के अंदर शुक्राणु कोशिकाओं का निर्माण होता है, जिनके निर्माण करने के लिए तापमान शरीर से कम होना चाहिए, 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस, इसलिए वृषण ग्रंथि बाहर होती है। और ये इसके अंदर की नलिका दिखा रखी है, कुंडलित। इस प्रकार से कुंडलित नलिकाएं हैं इसके अंदर। इन नलिकाओं को कहते हैं सेमिनिफेरस ट्यूबल्स। तो वृषण जो ग्रंथि है, टेस्टिस, वृषण ग्रंथि से जो हार्मोन निकलता है टेस्टोस्टेरोन, तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन पुरुषों के अंदर जो लैंगिक लक्षण होते हैं, जैसे दाढ़ी मूंछ का आना, आवाज का भारीपन होना, इस प्रकार से शुक्राणु कोशिकाओं का निर्माण होना, इन लैंगिक लक्षणों को संचालित कौन करेगा? टेस्टोस्टेरोन करता है, इसलिए इसको लैंगिक हार्मोन भी कहा जाता है। स्त्रियों के अंदर जो ग्रंथि होती है, इस प्रकार की स्ट्रक्चर होती है, यूं शेप बना के देखें अपने। ये नलिका नुमा संरचना जो है, ये फैलोपियन ट्यूब होगी, ये गर्भाशय है, ये इस प्रकार से अंडाशय ग्रंथि है, ओवरी, ये अंडाशय ग्रंथि। तो अंडाशय ग्रंथि के अंदर हार्मोन बनेंगे, और वो हार्मोन जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं। तो स्त्रियों के अंदर जो लैंगिक ग्रंथि है, वो लैंगिक ग्रंथि होगी अंडाशय ग्रंथि, ओवरी ग्लैंड। इससे 2 प्रकार के हार्मोन निकलेंगे, एक तो होगा एस्ट्रोजन और दूसरा होगा प्रोजेस्टेरोन। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन जो हार्मोन है, इसमें एस्ट्रोजन जो हार्मोन होता है वो मासिक चक्र को संचालित रखता है। मेंस्ट्रुअल जो साइकिल है वो लगातार जो 28 दिन का चलता है, उसके लिए हार्मोन जिम्मेदार होता है एस्ट्रोजन। और इसके अलावा जो स्तन ग्रंथियों के विकास के लिए भी एस्ट्रोजन हार्मोन की जरूरत पड़ती है। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो है, यह हार्मोन क्या करता है, विशेष प्रकार से एक जो अपनी लैंगिक ग्रंथि है, इसमें प्रोजेस्टेरोन हार्मोन से इसका फंक्शन जो है वो यूट्रस के ऊपर होता है, गर्भाशय के अंदर। प्रेग्नेंट लेडी के अंदर, गर्भवती महिला है, उसके अंदर जो भ्रूण का विकास होगा, उस विकास के लिए जिम्मेदार कौन सा होता है? प्रोजेस्टेरोन होता है। और प्रोजेस्टेरोन अंडाशय ग्रंथि के अंदर एक संरचना होती है कार्पस ल्यूटियम, कार्पस ल्यूटियम, उससे निकलता है अवकाश। और ये अपने हार्मोन्स कार्पस ल्यूटियम के द्वारा निकलेगा। और गर्भाशय के अंदर भ्रूण के विकास के लिए जिम्मेदार होता है। और संतान के जन्म के बाद भी इस प्रकार से स्तन ग्रंथियों से जो मिल्क का फॉर्मेशन हो रहा है, उसके लिए स्टिमुलेशन भी पहले इससे मिलते हैं। इस प्रकार से ये यूं कह सकते हैं बर्थ हार्मोन की तरह काम कर रहा है। तो ये हार्मोन अंडाशय ग्रंथि से निकले, इनको अपने देखें आगे। ये जिसे ग्रंथि दिखा रखी है, अंडाशय ग्रंथि, ये जो ट्यूब नुमा स्ट्रक्चर है, ये फैलोपियन ट्यूब, और ये गर्भाशय, और ये सर्विक्स वाला पार्ट। तो यहां से हार्मोन निकलते हैं, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन्स। तो ये अपनों ने चर्चा की पूरी एक प्रकार से अंतःस्रावी तंत्र की, जिसमें विभिन्न ग्रंथियों से हार्मोनों की चर्चा की। बाकी नेक्स्ट क्लास में अपने जो नर्वस सिस्टम है उसके बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।